गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम क्लास 8 चैप्टर 6 ये करेंगे बच्चों, ठीक है ना। सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन, ये बच्चों ठीक है। सिंपल सा के ये कह रहे कि भाई सिविलाइजिंग द नेटिव, कि वहां के जो वासिंदे हैं, गांव के, देहात के, शहर के, जो भी हैं, कस्बे के, उनको आपको सिविलाइज करना है। स्कूल के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से या और दूसरे माध्यम से, और एजुकेटिंग द नेशन, राष्ट्र को शिक्षित करना है। तो जैसे विद्यार्थियों के हम सभी जानते हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने के बाद फिर ये यहां पे ये देखिए कि भाई धन इकट्ठा करने आए थे, और धन के बाद इन्होंने क्षेत्र के ऊपर अधिकार कर लिया। अब धन और क्षेत्र के बाद इनको लगा कि भाई हमारे पास जो हमारी संस्कृति है, जो कल्चर है, ये कल्चर, इसका भी एक्सपेंशन होना चाहिए। कहां पे? इंडिया में, ठीक है। कौन सी कल्चर? क्रिश्चियन, ठीक है। फिर क्रिश्चियन मिशनरी भी आई विद्यार्थियों, इसी ज्ञान को बांटने के लिए, अपनी जो संस्कृति है, जो इनकी परंपराएं, ट्रेडिशन थे, मूर्स थे, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए ये भी हुआ फिर, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, सिंपल सी बात ये है कि बहुत ही आसान है बच्चों कि भी जो जनता है इसको सिविलाइज करना है, और देश से देश पढ़ा लिखा हो जाएगा। एक पैराग्राफ के द्वारा, मतलब डायग्राम उसके चार्ट के द्वारा बना, तो ये मान लीजिए ये इंडिया है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये मान लीजिए। क्लियर? ये कहते कि यहां पे जो है कि भेदभाव है, यहां पे जाति प्रथा है, यहां पे धर्म के आधार पे भेदभाव है, शिक्षा है आधुनिक नहीं है, आधुनिक शिक्षा नहीं है यहां पे, ठीक है। और यहां पे ज्ञान के नाम पे एक ढकोसला कहें या भाई कुछ ये कहे कि भी धार्मिक कहें या कुछ भी कहें कि वो बांटा जाता है। तो ये कहते कि भी नहीं, यहां पे जो विज्ञान है, ज्ञान है, और ज्ञान के साथ विज्ञान के ऊपर आधारित ज्ञान, ये ज्ञान मैथ्स के ऊपर आधारित है, ये ज्ञान साइंस पे हो गया, और ये ज्ञान एकता है उस पे है, ये ज्ञान एक नई सोच पे है, उस पे आधारित है, ये कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो संघर्ष रहा इंडिया में, और ईस्ट इंडिया कंपनी कहें या ब्रिटेन कहें, एक बात है विद्यार्थियों, चैप्टर इसके ऊपर आधारित है कि पहले कौन आगे? ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में इन्होंने धन भी ले लिया व्यापार के माध्यम से, और क्षेत्र के ऊपर भी अधिकार कर लिया, क्षेत्र बना लिया अपने। जो भी नीति रही हो, सहायक संधि रही हो, या लैप्स की नीति रही हो, या दूसरे साधन रहे हो, कुछ भी रहा हो, उसके बाद कहा, सोचा कि भी कल्चर है उसका विस्तार किया जाए, यहां पे उसको फैलाया जाए, ये रहा है।
तो इनमें जो आए यहां पे, तो विलियम जोन्स, ठीक है बच्चों, विलियम जोन्स ये आए। तो 1783 के आसपास ये आदमी आए और एक तरह से छोटे जज लगे थे यहां पे आके, ठीक है। दूसरे हेनरी थॉमस कोलब्रुक, हेनरी थॉमस कोलब्रुक ये आए। जो तीसरे आदमी थे नथालियन वालहेड, ठीक है, नथालियन वालहेड ये थे बच्चों। तो ये आदमी आकर के यहां पे, तो वालहेड नहीं बच्चों, ये हालेड है, हालेड, ठीक है। अब इन आदमी ने आकर के 1784 में 1784 में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये बना दी, ठीक है, इन्होंने ये बना दी यहां पे। और उसके साथ साथ एशियाटिक रिसर्च पेपर एक वो भी जारी कर दिया, एशियाटिक रिसर्च एक मैगजीन मान लो, कुछ मान लो, ये भी जारी कर दिया। अब ये आदमी ये कहते हैं कि जो भारत की जो संस्कृति है, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 बनी, ये कहते हैं जो भारत की जो संस्कृति है वो पहले बहुत अच्छी थी, संस्कृति पहले अच्छी थी, ये कहते हैं आदमी। इसलिए इन्होंने क्या किया कि जो पुरानी किताबें थी, पुस्तकें थी, ओल्ड जो बुक थी, इनको पढ़ना शुरू कर दिया और इनका फिर पढ़ करके इनका ट्रांसलेशन किया इन्होंने इनका ट्रांसलेशन किया। अब इन्होंने ट्रांसलेशन किया तो फिर उसका उद्देश्य ये था कि भारत का जो भूतकाल है, जो अतीत है, उसको फिर एक बार फिर से दिखाना जनता के आगे। इसलिए इस पक्ष में थे जो संस्कृत है, मान लीजिए, या अरबी है, या फारसी भाषा है, या हिंदी है, हिंदी नामात्र की थी, संस्कृत थी, ठीक है, संस्कृत और फारसी, इनकी किताबें बहुत पढ़ी इन्होंने और पढ़ करके उन किताबों का ट्रांसलेशन किया। और ये इस पक्ष में आए कि भारत का जो भूतकाल है वो वास्तव में अच्छा रहा है, इस उस पे आए ये, ठीक है। और इसी आधार पे आगे चल के फिर ये हुआ कि 1781, ठीक है, कलकत्ता में एक मदरसा खुला। मदरसा तो वो होता है जहां एक स्कूल होता है, एक तरह से स्कूल, जहां जो फारसी एजुकेशन है वो दी जाती, फारसी अरबी भाषा में उसको दी जाती है, ठीक है। ये कलकत्ता में खुला। फिर 1791 में बनारस में क्या खुला, संस्कृत कॉलेज, ये खुला विद्यार्थियों, ठीक है। आगे चल के 1791 में अब ये हुआ कि भाई जो ये इस पक्ष में थे कि जो देसी भाषाएं हैं या कहे कि क्षेत्रीय भाषाएं, ये इनके पक्ष में थे कि ये खोलनी चाहिए और उसी से फिर इतिहास बनना चाहिए और जो संस्कृति है, सभ्यता है, जो कुछ है, उसी का गुणगान उसी आधार पे होना चाहिए। वो इस फेवर में थे, अगर इसमें होगा तो आदमी हमारा गुणगान करेंगे, हमारा फेवर करेंगे, एक तरह से ये भी है। लेकिन विलियम जोन्स इसके खिलाफ थे, ये बात भी रही। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात तो ठीक है, लेकिन जो शिक्षा होनी चाहिए वो एक तरह से उपयोगी होनी चाहिए, जिसका कोई उपयोग हो, इस फेवर में आइए, ठीक है। तो टोटल विद्यार्थी जो चैप्टर है उसका जो आधार है कि भाई भारत है और ईस्ट इंडिया कंपनी है। इसका मतलब ये था, इन्होंने ये कहा कि भारत की जो जन शिक्षा प्रणाली है वो भेदभावपूर्ण है, यहाँ पे जाति आधार भेदभाव है, धार्मिक आधार पे भेदभाव है, आधुनिक शिक्षा नहीं है, समानता नहीं है, ये एक बर्बर है और असभ्य है,
ये कहा था। इन्होंने ये कहा कि सभ्य हम बनाएंगे, इन्होंने ये कहा, ये बात कही ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नुमाइंदे थे या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, उन्होंने कि हमारा जो बेस रहेगा वो सभ्य बनाना रहेगा समाज को, और वो केवल और केवल इसके माध्यम से बन सकते हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि ईमानदारी बन सकते हैं, और जिनके अंदर समर्पण की भावना हो वो भी बनेंगे इससे। इससे कामचोर बनते हैं, इससे आलसी बनते हैं, इन्होंने ये कहा। ठीक है, तो कुल मिला के भी भेदभावपूर्ण जो नीति थी ना, उसके बारे में बताना है चैप्टर में कि भी अंग्रेज जो विलियम जोन्स थे, कोलब्रुक थे, नेथेलियन थे, ये जो आदमी थे, इनने जो एस्थेटिक सोसाइटी स्थापना की, उसका उद्देश्य था भारत का जो भूतपूर्व गौरव है उसको दोबारा से एक बार फिर जनता के सामने प्रस्तुत करना, और क्षेत्रीय भाषाएं कम नहीं है उसको भी बढ़ावा देना। इसलिए जो कलकत्ता है, बनारस, वहां पे संस्कृत के, फारसी के ये जो स्कूल खुले, तो उनका अरबी के, उनका उद्देश्य यही था कि जो क्षेत्रीय भाषा है उनको आगे करना, और कोई उद्देश्य नहीं था विद्यार्थियों। ठीक है, तो इस आधार पे फिर इन्होंने ये कार्य शुरू कर दिया। इसको साफ करो विद्यार्थियों। तो बेटा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, क्योंकि अंग्रेज बंगाल में आए थे पहले, फिर कलकत्ता उनका एक तरह से ट्रेडिंग सेंटर बन गया। बस आप ये सोचो कि भी नहीं, अंग्रेजों का जो उद्देश्य था हमारे को नीचा दिखाना था, हमारी संस्कृति है जो सभ्यता थी उसको डाउन करना था, उसका मतलब ये था। इस बात पे आप गौर करें, और उन्हें कंपैरिजन भी किया कि भी नहीं ये गलत है। ठीक है, भारतीय जो शिक्षा प्रणाली वो गलत है। उन्होंने कहा कि इससे तो बहुत कम जो वर्ग है वही खुश हो पाता, सभी खुश नहीं हो पाते। ठीक है, फिर आगे चल के थॉमस बेबिंगटन मैकाले, या आगे टीबी मैकाले, ये आदमी आए 1830 के आसपास, ये आए विद्यार्थियों। अब 1830 के आसपास आए तो ये आदमी अंग्रेजों के पक्ष में था, जो अंग्रेजी शिक्षा थी उसके पक्ष में था, भारतीय पक्ष में ये नहीं था। हाँ, तो इसके उसमें एक कमेटी बनी। फिर 1835 में जो इसने किया, ये कहा कि भी इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, इंग्लिश माध्यम ये होना चाहिए। जबकि एक बात और ध्यान रखो बच्चों कि 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1 लाख रुपया, ठीक है ना, ग्रांट दी गई किसको, कि जो इंग्लिश होगी, जो साइंस होगी, मैथ, इनको आधुनिक शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए ग्रांट दी गई थी। आधुनिक शिक्षा कहीं या पाश्चात्य शिक्षा कहीं, उसको बढ़ाने के लिए जो होगा उसको बात कही थी। ठीक, तो ये हुआ। अब इसने 1835 में आकर जो कानून बनाया उसमें ये कह दिया भी इंग्लिश माध्यम होना चाहिए। अब उसके बाद फिर 1854 में ब्रिटेन की जो सरकार थी उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये मालिक होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी चलाई थी, उन्होंने एक पत्र भेजा। किसको भेजा, गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल, इनको एक पत्र भेजा बच्चों। और वो किसके नाम किया इनको, उस समय थे लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी ये थे बच्चों भारत गवर्नर। 1848 से लेकर 1856 तक थे, फ्रॉम 1848 टू 1856 तक थे। देन उसके बाद कैनिंग आए थे, जो भारत का फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था उसमें समय लॉर्ड कैनिंग थे। इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चेयरमैन थे। चेयरमैन कौन थे, सर चार्ल्स वुड, सर चार्ल्स वुड, इनके नाम पत्र कर दिया। और ये शिक्षा के बारे में कहा गया, ठीक है ना, इसको
शिक्षा के बारे में कहा गया। फिर ये पत्र जो निकल के बाहर आया तो इसको वुड डिस्पैच बोलते हैं, वुड डिस्पैच ये बोलते विद्यार्थी। 1854 इसके द्वारा ये था कि भाई शिक्षा का जो माध्यम है वो इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए, ये बात थी। शिक्षा का माध्यम इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, लड़कियों को भी भागीदारी होनी चाहिए, और जो इसके अलावा जो प्राइवेट संस्थाएं हैं या आदमी हैं उनकी भी भागीदारी इसमें होनी चाहिए शिक्षा क्षेत्र में। तो अब इसके माध्यम से कहा गया कि भाई जो संस्कृत कॉलेज कलकत्ता में खुला उसमें फारसी खुला था, अरबी का, फारसी का, और बनारस में। अब ये कहा भी जो यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा में जो खोले ना उनको हतोत्साहित करो, प्रोत्साहित मत करो, कि जो भारतीय माध्यम से जो स्कूल कॉलेज जो संस्थाएं खुली अब उसको हतोत्साहित करो, प्रोत्साहित मत करो। अब चार्ल्स जो डिस्पैच थे वो डिस्पैच इसमें बात कही गई। अब इसके बाद फिर सब कुछ एक तरह से हुआ कि भाई रूल रेगुलेशन सब चेंज हो गए यहां से वो डिस्पैच के बाद। हाँ ये भी हुआ कि जिस समय में 1857 में देश में क्रांति हो रही थी उसी समय में देश में कलकत्ता, बॉम्बे जो आजकल मुंबई है, और बच्चों मद्रास, उस समय के नाम लिख रहा हूं, जो मैसूर है, यहां पे 3 विश्वविद्यालय खुले। और इन विश्वविद्यालयों का मतलब ये था कि भाई ये एग्जाम है वो कंडक्ट करेंगे और डिग्रियां बांटेंगे, इनका उद्देश्य था। और इंग्लिश मीडियम होगा, हिंदी, पंजाबी या बंगला या तमिल या कोई दूसरी भाषा है वो नहीं होगा, इस प्रकार की बात इसमें कही गई। तो यहां से फिर शिक्षा है भारत की जो आधुनिक शिक्षा हम कहें तो एक तरह से वो रफ्तार पकड़ी यहां से। तो अंग्रेजों ने यही मानना कि भारतीय जो शिक्षा है उसका कोई चित्त नहीं है, इसलिए इन्होंने इस बात पे जोर दिया कि भाई शिक्षा ऐसी होनी चाहिए उपयोगी हो और ज्ञानवर्धक हो, ज्ञानवर्धक शिक्षा जो कहीं पे जाके काम आए। इन्हें ये मानना कि जो भारतीय है एक विशेषाधिकार जो वर्ग है उसी का अधिकार बस, इस बात को लेकर भी था इनके मन में कि भाई ब्राह्मण है उनके ही वो मतलब एकाधिकार है शिक्षा के ऊपर, और जो निम्न वर्ग उनका नहीं है, इसीलिए भेदभावपूर्ण मानते थे। लेकिन आगे चल के फिर एक विलियम एडम इन्होंने 1830 के जो दशक में डिकेड में एक सर्वे किया विद्यार्थियों और एक रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट बनाई थी, इन्होंने कहा कि भाई लाखों जो स्कूल खुले हुए हैं, कहां पर, बंगाल में, उस समय बंगाल, बिहार, ये आसाम, बांग्लादेश सब एक था बच्चों, ठीक है, बंगाल में, बिहार में, आधुनिक इसमें लाखों स्कूल खुले हुए हैं, और इन स्कूलों में लगभग 20 विद्यार्थी या उससे कम, लगभग मान लीजिए कि उसमें है जाते स्कूल में, और इस प्रकार ये कहा कि 20 लाख विद्यार्थी स्कूलों में जाते हैं। और ये शिक्षा जो घर है, जो पंडित है या कोई भी शिक्षक है वो घर पर अपने घर पे करवाता है, घर पर ही शिक्षा दी जाती है, और इसमें फीस है, मिले तो मिले, न मिले तो कोई बात नहीं, ये भी कहा इन्होंने फीस के बारे में। या ये कहें कि गांव सब मिलकर के वो चला रहे थे, इस प्रकार की प्रस्तुतिकरण जो रिपोर्ट दी जो किताब के अनुसार है वो है ऐसा कि भी 20 लाख के आसपास विद्यार्थी बंगाल और बिहार में अकेले में स्कूल गोइंग थे, ये कहा। लेकिन वुड डिस्पैच, क्योंकि यहाँ पे ये था स्कूल, यहाँ पे एक इनको आजादी थी, बच्चों को आजादी इस बात की थी कि जिस टाइम भी आए ये आए, जिस टाइम नहीं आए ये नहीं आए। ये मान लो कि हार्वेस्टिंग का टाइम है, फसल काटने समय है, तो बच्चे घर में रहेंगे, अपनी फसल कटवाएंगे या दूसरे काम करेंगे, बच्चा मन नहीं करता तो भी नहीं आए। तो इस प्रकार की यहाँ पे एक तरह से फ्रीडम थी, इसलिए बच्चे स्कूल में एक तरह से कहें कि 20 में हर एक उसमें या उससे कम में आते थे। लेकिन 1854 का जो वुड डिस्पैच आया, इसके बाद ये कह दी गई कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशन, ये कहा गया उसके बाद कि इससे चलेंगे।
अब जो पंडित थे उनकी जिम्मेदारी लगा दी 4 या 5 स्कूल के ऊपर तुम कंट्रोल करोगे। इसी प्रकार जो मौलवी थे उनके ऊपर लगा दी कि भाई तुम सब उसके जो अरबी जो फारसी भाषा के उनके ऊपर देखोगे, ठीक है, ये लगा दी। अब हर एक बच्चे का जो रोल नंबर था वो दिया गया, हर एक बच्चे की जो सीट बैठने की थी वो दिया गया, हर एक बच्चे की जो अटेंडेंस थी ये दिया गया। इस प्रकार सब कुछ हुआ। अब उससे ये हुआ कि जब बच्चा स्कूल नहीं आया, हाँ, तो इसका नाम काट दिया गया, तो इसलिए वो ड्रॉप आउट हो गया। अब एक और काम किया कि ग्रांट दे दी सरकार ने कि स्कूल किससे चलेंगे, ग्रांट से, अनुदान से, कि सरकारी पैसे से चलेंगे। जब पहले या तो भाई फ्री में पढ़ा रहे थे या गांव का या साजला, उस प्रकार शिक्षा हो रही थी। इस प्रकार जो ड्रॉप आउट के केस थे वो बढ़ गए, ये कहती किताब, ठीक है। साफ करो विद्यार्थी इसको। बच्चों जो मोटी बातें हैं ना वो समझनी है आपको, और कुछ नहीं समझना, सबसे बड़ी बात है। और तो सब कुछ किताब में दिया हुआ है। अगर एक बार जो मोटी बातें हैं कि भी अंग्रेजों ने ये माना भारतीयों के लिए कि भारतीय शिक्षा अच्छी नहीं है, इसमें मैथमेटिक्स नहीं है, साइंस नहीं है, इंग्लिश नहीं है और उपयोगिता इसकी नहीं है, उनने ये माना। और उसके साथ उन्होंने कहा कि भाई नहीं, ये बर्बर है, ये पक्षपात करते हैं और जो हमारी एजुकेशन है उसका महत्व है, वो उपयोगी है। और एक लेखक ने 73 आई, उसने यहाँ पे कहा था भी एक खाना इंग्लिश से जो लाइब्रेरी है किसी भी उसका, एक खाना इस सारे साहित्य भारत के लिए बराबर है, ये बात कही थी। लेकिन उसके पक्ष में भी आदमी थे, उसके विपक्ष में भी आदमी थे, दोनों बातें थी, एक बात नहीं थी, ये बात भी थी, ठीक विद्यार्थियों। तो उसके बाद फिर जो काम हुआ, घटनाएं घटी आगे चल के, विलियम एडम की बात, विलियम एडम 1830 का जो डिकेट था उसके बाद जो रिपोर्ट आई, फिर उसके बाद 1854 में वुड डिस्पैच था जिसके द्वारा इंग्लिश माध्यम किया गया, ठीक है। फिर आगे चल के 1857 में 3 यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बने थे, ठीक, कौन कौन से, बम्बई, कलकत्ता और मैसूर या मद्रास, ठीक है, ये बने थे। अब ये कहा कि भी अंग्रेजी जो शिक्षा थी, अंग्रेजी शिक्षा, उसने हमारे को गुलाम बना दिया, ये बात कही। हमारा मानसिक लेवल डाउन कर दिया, ये बात भी कही। और हमारे को अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और यह सभ्यता से दूर कर दिया, ये बात भी हुई, ठीक है। दूसरों की संस्कृति से, दूसरों की संस्कृति से हम प्रेम करने लगे। कौन सी संस्कृति थी, ईसाई, ये थी विद्यार्थियों, हम प्रेम करने लगे, ये संस्कृति थी, वहां की सभ्यता थी, क्योंकि इसने सपने दिखाए थे, ये बात भी सही है। लेकिन एक बात हकीकत में, जैसे ये एनसीईआरटी के अलावा मैं सोचता हूँ विद्यार्थियों, तो ये बात भी ठीक है कि वो सपने भी सच्चे थे काफी हद तक, ये बात भी ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार किसको कितने मिले आज के संदर्भ में भी विज्ञान के क्षेत्र में, तो हम फिर वही पाते कि नहीं, हमारे को गुलाम बनाया गया या हम गुलाम रहे, जिसके कारण हम पिछड़ गए। वरना मोस्टली जो है सब कुछ उन्हीं के पास जाता है, नोबेल प्राइज है, ओलंपिक खेल मेडल है, उन्हीं देशों के पास जाता है मोस्टली पास, क्योंकि उनके पास ये कि भी जो शिक्षा है सबसे जरूरी होती है, सबसे अच्छी है। स्वास्थ्य है, ये अच्छा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी वो भी अच्छा है, बिजली जिसको हम ऊर्जा कहें कि ये भी अच्छी है, परिवहन की सुविधाएं ये भी ठीक है, जनसंख्या
ये भी ठीक है, वहां पे जनसंख्या जो ग्रोथ हो ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जनसंख्या जो ग्रोथ है वो कोई बुराई भी नहीं है, अगर सरकार उसको नहीं रोक पा रही तो। अगर नहीं रोक पा रही तो उसको भाई काम में लगाओ। इसलिए हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि भाई जब मैं छोटा जब भी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है ना, ये पढ़ते आए, या पॉपुलेशन इज ए बूम और बैन, ये पढ़ते के आए हैं। तो चाइना हमारे से आगे चलेगा, हमारे से ज्यादा जनसंख्या थी, लेकिन अब 2023 में आकर के हम उनसे भी आगे निकल गए जनसंख्या के मामले में। उसका जो माल है, जो छोटे कुटीर उद्योग में बनता है, जो छोटा माल है, वो सारे चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, सब जगह है वो। ये नहीं कि एक देश में है, सभी देशों में फैला हुआ बच्चों, यह हकीकत है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि भाई सरकार है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छा स्वास्थ्य दी जाए, ताकि भाई पैसा और कहीं वेस्ट ना हो। पानी है, पानी से जनित जो बीमारी है वो दूर रहेंगी, बिजली है तो वो दी जाए ताकि उद्योग धंधे चले, परिवहन के साधन हो ताकि आदमियों को आने जाने में सुविधाएं हो, एक सोशल सिक्योरिटी वो भी होना चाहिए, एक महिलाओं को लेकर के वो भी होना चाहिए। देश उससे आगे बढ़ता है, देश एक वर्ग से आगे नहीं बढ़ सकता कि हम ये मान ले कि जो अमीर वर्ग है उसको आगे बढ़ना, ठीक है ना, बिना, क्योंकि गरीब जो जनसंख्या वो ज्यादा है। जिससे पीछे सी बात आई थी कि भाई जो जीएसटी है वो मेरे ख्याल में 64%, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, वो गरीबों से आता है ज्यादा पैसा, जो रिटेलर्स वहां से पैसा आता है, अमीरों से कम आता है, जबकि 1.5 लाख करोड़ के आसपास जीएसटी इकट्ठा होता है। इसलिए सब जरूरी है, लेकिन समय के साथ हमारे को भी बदलना चाहिए। जैसे हम चांद पे पहुंचे वो जरूरी है, इस समय हमने अपना नाम दर्ज किया कि भारत इज द इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री हु लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ चंद्रमा, ठीक है, ये ध्यान रखो। अब इसके जो पक्ष थे, ये जो हुआ, अब गांधी थे, इससे पहले विलियम कैरे, इन्होंने श्रीरामपुर, इसमें ईसाई मिस्री कहां के थे, डेनमार्क के बच्चों, ये ध्यान रखना। ये किताब में लिखा हुआ डेंस, डेंस का मतलब डेनमार्क, अगर आ जाए डच, किताब में है और जगह, इसका मतलब हॉलैंड, और इसका मतलब नीदरलैंड, दोनों एक बात है, ये तीन नाम एक है, किसके, डच के, हॉलैंड के, नीदरलैंड, डेंस का मतलब डेनमार्क। अब इसने यहां पे 1800 में प्रिंटिंग प्रेस लगा दी, 1800 में, और विद्यार्थियों 1800 से लेकर के 1832 तक इसने 1,22,000 इतनी बुक्स निकाल दी, प्रिंट आउट कर दी। वो प्रिंट आउट जाकर के लोगों के हाथों में गई, लोगों ने पढ़ा, तो लोगों को ज्ञान हुआ। इसलिए जो प्रिंटिंग प्रेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीजें हैं, उसका भी महत्व है। तो उससे ये हुआ। अब यहां पे जो गांधी है और रविंद्रनाथ टैगोर, ये बच्चों, अब ये फेवर में थे कि भारतीय वर्नाकुलर, जो आपकी किताब में वर्नाकुलर का मतलब यह है कि क्षेत्रीय भाषाएं, हिंदी है, उर्दू, उस समय हिंदी भी क्षेत्रीय भाषा थी, हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है, संस्कृत है, मलयालम है, तेलुगु है, तमिल है, असमीज है, ठीक है ना, बांग्ला है, मराठी, सब क्षेत्रीय भाषाएं हैं। तो वर्नाकुलर उसको बोलते हैं। ओरिएंटलिस्ट, जो भारतीय जो भाषाएं उनके पक्ष में बात करें, उसको बोलते हैं। मदरसा, जिसमें अरबी फारसी की पढ़ाई होती है, स्कूल, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये पक्ष में थे कि भारतीय भाषा हो, ये इस पक्ष में थे। रविंद्रनाथ टैगोर थे कि दोनों की मोस्टली विचारधारा सेम थी, लेकिन ये कहे कि भाई भारतीय भाषा के साथ साथ जो पाश्चात्यवादी विचार है, पाश्चात्यवादी विचार, इनका भी मिश्रण होना चाहिए। जो अच्छे
इनने कहा कि जो अच्छे पाश्चात्य विचार है, जो शिक्षा संदर्भ हो, चिकित्सा संदर्भ हो, उसका भी मिश्रण होना चाहिए, उसमें ये नहीं कि नहीं होना चाहिए। ये इस पक्ष में थे। इन्होंने 1901 में शांति निकेतन नामक यूनिवर्सिटी का ही ये खोली। बच्चों कहां खोली है? बोलपुर, यहां पे खोली, बोलपुर में। ठीक है, वीरभूम में जिला है, वीरभूम जो जिला है उसमें पड़ता है बोलपुर। ये कलकत्ता से 100 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, नॉर्थ में। ठीक है, एक जगह तो 150 किलोमीटर लिखा हुआ, लेकिन आपकी किताब में 100 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो वहां पड़ता है। क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर भी इस पक्ष में थे कि भाई बच्चे को बांध के नहीं रखा जाए, जिसको उसकी आजादी होगी उतना अच्छा करेगा वो, उसको अपनी मर्जी से करने दो। मर्जी से करने से जो उसका गुण है, जो उसका स्वभाव के अनुसार वो निकल के आएगा, फिर उसको आगे बढ़ाओ। इसलिए इसमें ये नहीं कि भी भारतीय शिक्षा होती थी, पाश्चात्य शिक्षा भी दी जाती थी। उसके साथ साथ आर्ट्स है, पेंटिंग है और म्यूजिक है। साइंस के साथ साथ पाश्चात्य शिक्षा के साथ भारतीय शिक्षा वो भी दी जाती थी। यहाँ पे विश्व भारती जो यूनिवर्सिटी बनी शांति निकेतन, उसमें ये एक्चुअली बच्चों जो ये जमीन है जो यहाँ पे जो बोलपुर में ली थी, ये इनके फादर ने ली थी, रविन्द्रनाथ टैगोर के नहीं है। इनमें से विश्वविद्यालय बनाएगा अलग बात से, ठीक है ना, बाद में जाके। लेकिन इनके फादर ने ली थी 1863 के आसपास, 1873 के आसपास 20 एकड़ जमीन ली और केवल 5 रुपए किराए पे लिया था, लीज पे। फिर इन्होंने शांति वहां पे एक आश्रम बना दिया और उसका नाम रख दिया शांति निकेतन। ये इनके फादर का नाम दिया, और देवेंद्रनाथ टैगोर उनका नाम है। फिर इन्होंने इसी पे ब्रह्मचारी आश्रम भी बना दिया। फिर उनकी मृत्यु के बाद फिर इन्होंने संभाल लिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने संभाला। तो फिर इसका नाम इन्होंने जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि ये कहते कि इनका मन कम लगता था इनको, फिर जैसे बांग्ला भाषा मातृभाषा वो थी उनकी, 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है ना, गीतांजलि बांग्ला भाषा में थी वो, उसके कारण मिला। ठीक है, 1913 में। तो इनके फादर ने किया था ये शांति निकेतन जो, इसकी स्थापना। बाद में फिर इन्होंने विश्वविद्यालय बनाया, वो एक अलग बात से। तो कहने तात्पर्य बच्चों ये अब लास्ट में कि बच्चों अंग्रेज ये मानते भारतीय शिक्षा उपयोगी नहीं है, ये एक अच्छे ज्ञान का प्रचार और प्रसार नहीं कर रही है, दूसरी बात। तीसरी बात कि ये भेदभावपूर्ण है, और उसके विपरीत अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, जो हमारी शिक्षा है एकता पे, साइंटिफिक उस पे, टेम्परामेंट पे और लॉजिक पे, विज्ञान पे वे है। इसलिए जो शुरू में सर विलियम जोन्स थे, नथेलिए थे, कोलब्रुक थे, उनके बाद लॉर्ड मैकाले 1835 का एक्ट, एजुकेशन के बारे में 1854 में वुड डिस्पेक्ट एक्ट, तो ये बने। फिर उसके बाद फिर शिक्षा क्षेत्र आगे बढ़ता है। तो सिंपल सी बात, सबसे बड़ी बात ये बच्चों कि अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा को अच्छा नहीं माना। एक वर्ग था जो विलियम जोन्स वाला कहता था अच्छा, गौरवपूर्ण, इन्हें ट्रांसलेशन की। एक दूसरे ने कहा कि नहीं, अंग्रेजी शिक्षा होनी चाहिए। ये हुआ था क्योंकि व्यवसायिक शिक्षा थी वो, उससे अंग्रेज एक वफादार वर्ग भी पैदा हो गया था, इससे ये भी हो गया वफादार वर्ग, ये पैदा हो गया था इससे। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी बच्चों, कुछ नहीं है कि अंग्रेजों ने कहा कि भारतीय शिक्षा अच्छी नहीं है, भारतीयों ने, विलियम जोन्स ने, कोलब्रुक ने, नेथेलिन ने कहा कि भारतीय शिक्षा अच्छी है। फिर गांधी का रविन्द्रनाथ टैगोर जी करा, ये मोस्टली सेम है, केवल फर्क इतना कि कहते अच्छे भी पाश्चात्य जो विचार उनको भी शामिल कर लिया जाए, ये बात है। तो छोटा क्वेश्चन था, चैप्टर था बच्चों, बड़ा नहीं था, एजुकेशन के मामले थे, एजुकेशन कैसे फैली। फिर इन्हें ये भी कहा था कि एजुकेशन जो इलाइट वर्ग है कि ऊपर का वर्ग, उसकी बजाय कि सबको एक समान कर दो, वो भी ठीक है। कुछ ने कहा कि नहीं, ऊपर के वर्ग से छन के आएगी शिक्षा, वो होनी चाहिए कि उस वर्ग को दे दो, नीचे अपने आप आएगी फिर वो। ठीक है, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में इतना ही चैप्टर था। तो सभी का धन्यवाद।